मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, चाह तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका हम न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, और इन सभी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि ये सभी न्यूमेरिकल आपसे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ये सभी जो भी हम न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ये 2022 के भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनसे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे या तो वो 3 नंबर के हैं और या तो वो 5 नंबर के हैं, ऐसे हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। ये जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपके 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 5 नंबर वाले भी न्यूमेरिकल इसी वीडियो में हम कराएंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन है कि ब्रिजस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। तो ब्रिजस्टोन ब्रिज कहे या ब्रिजस्टोन सेतु कहे, दोनों बात एक ही है। तो ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। देखिए, अब उसी में ये क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए परिपथ आरेख संतुलित ब्रिजस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, तो आर का मान की गणना कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पे फिगर बनाया गया है, दिए गए आरेख ब्रिजस्टोन सेतु का नियम का पालन करता है, और यदि करता है तो आर का मान ज्ञात करना है। इसका कहने का यही मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले इसको आपको फिगर अभी हम सब कुछ आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, सबसे पहला काम है कि ब्रिजस्टोन सेतु का जो ब्रिजस्टोन सेतु है या ब्रिज है, इसका आपको सिद्धांत लिखना है। ठीक है, तो ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत हमने आपको बताया भी है। ठीक है, ब्रिजस्टोन सेतु जब हमने पढ़ाया था तो बताइए उसमें हमने ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको बताया था कि नहीं। अब आपको नहीं याद किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, और रेगुलर आपको शाम को 7 बजे और 8 बजे वीडियो आपको मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से टाइम निकल के उसको जरूर आप पढ़ लीजिए। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा उसके बाद इतना पढ़ने को होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा अभी से प्रयास कीजिए, पढ़ने की ट्राई कीजिए। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, ब्रिजस्टोन ब्रिज का सिद्धांत आपको तो पता है, मैंने आपको सिंपल में समझा दिया था। यही तो है ब्रिजस्टोन ब्रिज, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, यही तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको बस यहाँ पे हमने एक धारा मापी लगाया था जिसे हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल लगाया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको ब्रिजस्टोन सेतु जब पढ़ाया था तो हमने आपको फिगर बताया था, जिसमें हमने 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस इस प्रकार लिया गया था। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। इस प्रकार हमने क्या किया था, 4 प्रतिरोध को लिया गया था। तो हमने सिद्धांत आपको यही बताया था, एक बार सुन लीजिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल का ये वीडियो है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने यही बताया था कि यदि 4 प्रतिरोध P Q R S किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकर्ण में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल लगा है और धारा मापी का विक्षेप 0 हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो प्रतिरोधों के मतलब तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही हमने बताया था PQ/RS। ये आपको याद होगा, अदरवाइज मैं यही कहूँगा ब्रिजस्टोन सेतु ब्रदर सर इतना लिख के सर्च कीजिएगा, आपको ब्रिजस्टोन सेतु आ जाएगा। उसमें पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको केवल यही समझना है PQ/RS। अब आपको ये फिगर आपको समझना होगा। देखिए, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि क्या ये जो परिपथ बनाया गया है ये ब्रिजस्टोन सेतु का पालन करता है, और यदि करता है तब जाकर आर का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पे।
ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं, ये अगर देखते हैं R और R, ये 15 ओम, ये भी R का प्रतिरोध का मान है, ये दोनों श्रेणी समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो यदि हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो एक यहाँ पे प्रतिरोध का मान निकल जाएगा, ठीक है। तब जाकर इसका एक ये प्रतिरोध, एक ये, तो इसको हम मान लेते हैं। सपोज दैट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको हम P मानते हैं। इस वाले को अभी हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें Q मिल जाएगा, फिर से इसको हम R मान लेते हैं और इसको हम S मान लेते हैं, समझिएगा। तो 4 प्रतिरोध जिस तरीके से ये है, उसी प्रकार यहाँ पे भी 4 आपको प्रतिरोध दिखाई देंगे। और उसके बाद देखिए, इसमें भी धारा मापी है और इसमें भी धारा मापी है और सेतु संतुलन की स्थिति में है। तो और इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है। इसका मतलब कि ये जो परिपथ है, ये बीडस्टोन सेतु का जो क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको हल कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये PQ/RS को याद रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, आपको लिखना है कि R और 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, R व 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब जब ये समांतर क्रम में संयोजित है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r, तो R1 हम लिख देंगे, ठीक है। तो 1/r1 = हम लिख देंगे। तो ये क्या होता है, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। R इसको नहीं मानते, इसको हम R1, इसको 1/14, ठीक है। देखिए मतलब हम मान ज्ञात कर रहे हैं सिंपल वे में, तो R1 भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, R डैश भी मान सकते हैं। तो R डैश = 1/r की जगह पर हमने इसको रख दिया, फिर से 1/ इसको रख दिया हमने। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा ना, समांतर क्रम संयोजन क्रम हमने पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, इस प्रकार होता है। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15r हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15r हो जाएगा। अब ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 15 एकम में 15 यहाँ पे हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, तो r 1 में गुणा कराएगा तो r हो जाएगा। इतना बेसिक है, आपको पता होगा। फिर से 1/r1 = ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये ऐसा होता है तो ये तिर्यक गुणा कराता है, मतलब इसका इससे, इसका इससे, इस प्रकार गुणा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि इसका हम गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 15r, और इसका यदि हम गुणा कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इससे अच्छा है, ठीक है, गुणा कराएंगे आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए ये है। अब देखिए जस्ट जब हम इसको पलटेंगे तो इसको हम R1/1 लिखेंगे, तो इसको भी हम उलट सकते हैं ना, तो इसको भी हम उलट देते हैं, तो 15r/15 + r हो जाएगा। इस प्रकार हम जानते हैं कि एक नीचे ना भी हो, बटे के नीचे एक ना भी हो तो चलेगा, तो इसको डायरेक्ट हम R1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने प्रतिरोध, मतलब इन दोनों के जगह पर हमने एक निकाल लिया, सीधा किसका मान, R1 का मान। R1 का मान कितना आया है, 15r/ क्या है, 15 + r, ये हमने निकाल दिया है। तो हमने कहा था ना कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक मान हमें मिलेगा, तो एक प्रतिरोध हमें ये मिल गया। अब आपको केवल समझना है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक इन दोनों को सॉल्व हमने कर दिया है तो हमें ये मान निकला है। अब तब हम लिखेंगे, तब व्हीटस्टोन सेतु से, अब व्हीटस्टोन सेतु से हमें क्या पता है, PQ/RS, ये हमें पता है। तो अब हमें इसका मान भी तो हल करके रखना होगा। अब देखिए P के जगह पर हम इसको P माने हैं, तो इसको हम रखेंगे 6 हम लिख देते हैं। आपको ध्यान से थोड़ा समझना होगा, 6 हमने रख दिया। Q की जगह पर हम क्या रखेंगे, Q की जगह पर इन दोनों को सॉल्व अभी हमने किया है, तो R1 का मान कितना है, इतना आया है, तो ये हम रखेंगे 15r/15 + r, ये हमारा मेन बटा है, ठीक है। और उसके बाद R की जगह पर R हम इसको माने हैं, तो 3 हम रखेंगे। R2 S हम इसको माने हैं, S किसको, 1.5 को, तो 1.5 हमने रख दिया।
ये इतने बात आप समझ रहे हैं ना कि इसके मान हमने यहाँ पे पुट अप किया है। अब देखिए ये 1.5 है, मतलब ये आधा है, 1 से अधिक है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1.5 दूना 3 होता है, तो 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको यदि हम करें तो इसको 6/1 हम लिख सकते हैं, और इसका हम गुणा करेंगे तो इसको जस्ट उलाट देते हैं, तो 15r + r हो जाएगा, और बाई 15r हो जाएगा। इधर क्या बचा, 2 बचा, 2 हमने लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। 1/1 हम 6/1 लिख सकते हैं, और इसको जस्ट हम उलाट देते हैं तो इस प्रकार हो जाता है। देखिए मैथ है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम गुणा कराएंगे तो 15 छक्के 90 होता है, तो 90 लिख दिया, फिर से 6r में गुणा होगा तो 6r हो जाएगा, ठीक है। और ये 15r है तो 15r हो गया, और इधर क्या बचा, 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। ये 15r इधर जाएगा तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 90 + 6r, और ये इधर आएगा तो 15 दूना 30r हो जाएगा, ठीक है, 15 दूना 30r हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये 90 हो जाएगा, और प्लस देखिए ये 90 हो जाएगा, और देखिए ये जो क्या है 6r है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30r और -6r हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 90 और 30 में से 6 गया तो 24r बच गया, तो 24r हो गया। अब यहाँ से हम r का मान निकालें तो r = ये इधर भाग में आ जाएगा, तो 90/24 हो जाएगा, ठीक है। और या तो हम यही आंसर रख सकते हैं, या हम r = इसका यदि हम भाग देते हैं तो 24 × 90 और 7 और 5, ठीक है। ये आप भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.75 आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ओम मात्रक होता है तो ओम लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। सिंपल में आपका कहा गया था बीडस्टोन सिद्धांत क्या है, तो बीडस्टोन सिद्धांत हमने आपको एक बार बताया भी, अदरवाइज में कहा है कि आपको वीडियो हमने बना दिया है इस पर, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद दिए गए परिपथ आरेख को संतुलित बीडस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, मतलब ये जो सिद्धांत है, ये जो फिगर है, ये बीडस्टोन सेतु का पालन करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने आर का मान ज्ञात कर लिया है। सबसे पहले हमने इन दोनों को समांतर क्रम में क्या किया है, सॉल्व किया है, तो हमें एक r का मान निकला, और जब इस यहाँ पर q का मान हमने मतलब निकाल लिया तो PQRS, P/Q/RS, इस पर हमने केवल मान रखा है, हमें मिल गया। तो देखिए इसी प्रकार आपको करना है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने दूसरा भी क्वेश्चन ले लिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन को आपको और भी प्रैक्टिस करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे आपको जो 22 में पूछा गया है, जो 21 में पूछा गया है, जो 20 में पूछा गया है, कम से कम इन 3 ईयर का जो भी क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में आपसे पूछा गया है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो वह किस चाल प्राप्त कर लेगा, मतलब वह कितने चाल प्राप्त कर लेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसे 50 वोल्ट के विभवांतर से हम त्वरित कर रहे हैं, तो उसका चाल कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात याद रखेंगे, चाल कहे या आपसे वेग कहे, दोनों बात एक ही समान हमें लेकर चलना है, ठीक है। चाल भी कहे तो ही वही भी निकालेंगे, और वेग भी कहे तभी वही हम निकालेंगे। जैसे प्रकाश का चाल हम कहते हैं कि प्रकाश का कोई भी चाल पूछता है तो हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या प्रकाश का वेग भी कहता है तभी हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। अब मैं यही कहता हूं जो दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिगर तो इसमें है नहीं, तो इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाता है। 500 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो सिंपल में विभवांतर का मान हमें दिया है, विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर भी का मान हमें दिया है 500 वोल्ट, ठीक है जी, इतना हमने लिख दिया। और यहाँ पे कह रहा है कि चाल ज्ञात कीजिए, चाल कहे या वेग कहे,
ठीक है, वेग कहे या चाल कहे, मतलब इसमें स्मॉल v का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, हम इतनी बात जानते हैं, एक फॉर्मूला जो होता है गतिज ऊर्जा। देखिए इसको हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं कि कोई भी कण है उसका गतिज ऊर्जा जो होता है वो उस कण के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इसी पर हम रखते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये बात हम जानते हैं, ठीक है, हाफ mv² होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ई भी हम रख देंगे, ये बात हमने रख दिया। अब देखिए हाफ हम जानते हैं, m क्या है, उस कण का द्रव्यमान है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम कहेंगे। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है या इलेक्ट्रॉन का चाल है। यहाँ पे e क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब v क्या है, यहाँ पे विभवांतर है जिसका मान यहाँ पे दिया है। तो चलिए हम पुटअप करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1/2 है ना, इसको इधर भाग में है 2, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो इसको हम भेज देते हैं, तो यहाँ पर mv² हो जाएगा, और इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो 2ev हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये m भी इधर भाग में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो v² ये क्या हो जाएगा 2ev/m हो जाएगा। और एक और बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो समझिए, ये v के पावर में वर्ग है, ये v क्या है, ये वेग है या चाल हम कह सकते हैं। तो v का वर्ग है तो ये वर्ग आएगा इधर तो वर्गमूल बनाता है, तो डायरेक्ट हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, वर्ग आया और इधर क्या बना दिया, वर्गमूल बना दिया। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि हमें v का ही तो मान चाहिए ना, वेग तो ही हमें पता करना है कि उसका वेग कितना होगा या उसका चाल कितना होगा। तो इस प्रकार अब हमने कर लिया। अब चलिए आप सिंपल में मान रखेंगे, हमें मिल जाएगा। तो v जानते हैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचने लगते हैं कि चाल सर पूछा गया है, वेग आप ज्ञात कर रहे हैं। बिल्कुल वेग ही हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग कहे या चाल दोनों एक ही समान हम मान के चलते हैं। तो इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने 2 रख दिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये हमने लिख दिया, फिर से गुणा हम देंगे, फिर से v का मान हमें पता है, विभवांतर कितना है 500 वोल्ट, तो 500 हमने रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे m, तो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा v अब देखिए ये है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ये 2 है तो 2 × 1.6 ये हमने लिख दिया, फिर से ये 10⁻⁻19 हमने रख दिया, फिर से ये 500 है, तो 500 को हम चाहें तो 5 × 10⁻2 हम लिख सकते हैं। 10⁻2 का मतलब ये 100 है, तो 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये है, तो देखिए ये 9 है तो 9 हमने लिख दिया। अब ये 10⁻31 है, इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में है, नीचे ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये उधर आया ऊपर तो 10⁻31 हो गया। समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है, अब यहाँ पे क्या आपको समझना है ये आप समझिए। देखिए ये 5 है तो 5 में 2 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 और 1.6 है तो 1.6 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये बचा, तो देखिए ये 10⁻19 हो गया, और ये इसमें ऐड हो गया। जब हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये 2 और 31 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो 33 हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना इतना बात। और ये 9 है तो हमने 9 लिख दिया।
अब देखिए जब 1.6 में 10 का हम गुणा कराएंगे ना तो ये 16 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 16 हो जाएगा तो हम इसको 16 लिख देंगे, तो हम ये इसको 16 रख दिया। अब देखिए ये 10 टू पावर -19 है, ये 10 टू पावर 33 है। तो बताइए जब दोनों का हर सामान्य घातों को जोड़ लेते हैं तो 33 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 में से 19 जाएगा तो 40 बचेगा, ठीक है, 14 बचेगा, देख लीजिए आप भी, ठीक है, 14 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 9 है तो 9 हमने रख दिया। अब बताइए ये आपका हल हो गया कि नहीं हो गया, हल तो हो ही गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं, देखिए ध्यान से आप समझेंगे, यहीं तक आपको नहीं छोड़ना है। 16 को 4 गुणे हम 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 चौको 16, फिर से ये मेन गुणा हम दे देते हैं। अब 10 का पावर 14 है तो 10 के पावर 7, अब फिर से 10 के पावर 7 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हर सामान्य अभी घातों को जोड़ देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। और 9 को भी हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि रूट में से बाहर निकालना हो तो 2 होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो 4 4 का यहाँ पे पेयर बन रहा है तो इसमें से 1 4 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 4 ये निकल गया। फिर से यहाँ पे भी देख रहे हैं पेयर बन रहा है तो इसमें से 10 टू पावर 7 निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे भी पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर रूट से निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब बताइए आपका सॉल्व तो हो ही गया, अब नहीं ना कहेंगे सॉल्व नहीं हुआ। ये v इक्वल टू ये क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको या तो यहाँ पे ही आप आंसर कर दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड लिख दीजिए, या आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 में 4 का भाग देंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, और फिर से 3 3 9 और 3 3 9 और 10 टू द पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड आपको लिख लेना है, ठीक है जी। देखिए इसका यदि 3 में 4 का भाग देंगे ना तो आपको 1.333 इस प्रकार आएगा, और 10 टू पावर 7 आएगा, जो 10 टू पावर 7 है तो वो हमने लिख दिया। तो यही आपका बेग या चाल हम कह सकते हैं। तो ये आपका मान निकल गया, सिंपल वे में था ना, कितना अच्छा से इसको हमने लगाया, फॉर्मूला केवल हमें मिल गया। तो ये केवल गुणा भाग आपको आना चाहिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार सॉल्व करते हैं आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन एक और है जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट के आपको श्रेणी में रखकर इसको आपको तैयार करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा गया है कि दिए गए परिपथ की सहायता से प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। मतलब दिए गए ये परिपथ है तो इसमें आपको धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पहले दिया क्या गया है, यहाँ पर एक ये प्रतिरोध दिया है जो R1 का मान है 0.5, यहाँ से R2 का मान यहाँ पे दिया है, फिर से यहाँ पे एक प्रतिरोध है जिसका मान है 4.5 ओम, और यहाँ पे भी 2 प्रतिरोध दिया है जिसका मान है 3 और 6, ठीक है। उसके बाद इसी परिपथ में 2 सेल दिया है, एक ये सेल है जिसका E1 का मान दिया है 4 वोल्ट, एक और ये सेल है जिसका है E2 इक्वल टू 8 वोल्ट, ठीक है। इतना आपको दिया है और कह रहा है कि धारा का मान हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितना बहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। हल लिखकर सबसे पहले तो धारा का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो हम जानते हैं इतना फॉर्मूला कि R इक्वल टू V/I होता है, ठीक है। R इक्वल टू V/I होता है। और देखिए जब हमें I का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि इसका मान प्रतिरोध दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अब यहाँ पे जो ये प्रतिरोध दिखाई दे रहा है ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर ये और ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये चारों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। फिर से सॉल्व कर लेंगे तो हमें R का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को समांतर क्रम में है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं 3 ओम
वह 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे कि 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं समांतर क्रम का 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो 1/r1 के जगह पर 3 हम लिख देंगे और फिर से प्लस 1/r2 के जगह पर 1/6 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/r इक्वल टू, इनको हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 और 6 एकम में 6 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू 2 1 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 3 एकम में 3, 3 दूना 6 मतलब इसको हम उलाट देंगे तो r इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये r का मान हमें पता चल गया। r का मान है 2 ओम। ठीक है, ओम है। अब इतना तो गुणा भाग आपको पता होगा ना किस प्रकार हमने किया हुआ है। 3 दूना 6 होता है। अब ये 1/2 आया तो इसको हमने उलट दिया तो r का मान आ गया 2। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे एक समझ लीजिए कि अभी मैं इसको जस्ट मिटा कर यहाँ पे एक प्रतिरोध डालूंगा जिसका मान है 2 ओम। ठीक है, यही आपका है। तो अब देखिए ये हो गया, ये और यहाँ पे एक आया जिसका मान है 2। ये चारों अब देखिए तो श्रेणी क्रम में है कि नहीं संयोजित। तो अब हम लिखेंगे, फिर से आप समझिएगा, तब हम लिखेंगे R1 R2 और फिर से लिखेंगे 4.5 ओम व फिर से हम लिखेंगे R, इसका है R श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है जो है R इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी जो प्रतिरोध है उसका सभी का योग। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे R1, फिर से R2 है तो R2, फिर से ये है तो 4.5 लिख दिए और फिर से R है तो फिर से R हमने रख दिया। ठीक है, अब इनका मान हम जस्ट रखेंगे और जो आएगा वो कुल प्रतिरोध मान निकल जाएगा। तो R1 का मान दिया है 0.5 तो 0.5 हमने रख दिया। फिर से R2 का मान है 1 ओम तो 1 हमने रख दिया। फिर से 4.5 है तो 4.5 हमने रख दिया। फिर से R का मान हमें पता है 2 ओम है तो 2 हमने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर ही लिए हैं। देखिए अगर आप देखते हैं तो 2 है और ये 1 3 हो गया और 3 और ये 4.5 है और एक यहाँ पे है आधा तो ये 5 हो गया। 5 और 1 6 और 1 6 2 8 हो जाएगा तो मतलब 8 ये ओम आ गया। तो यहाँ पे हमने कुल प्रतिरोध का सबसे पहले मान हमने ज्ञात कर लिया जो है इतना। अब देखिए जब भी इस तरीके का आपको दिखाई दे और उसमें सेल 2 लगे हुए हों तो उस समय हम फॉर्मूले का यूज करते हैं जो है I इक्वल टू I2 माइनस I1 बाई क्या होता है R होता है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जब सेल हो, तब विभव होता तब जाकर हम जो R इक्वल टू V बाई आई का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पे सेल है तो सेल के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये हमने आपको पढ़ाया था जब सेल हमने पढ़ाया था तब। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम I का ही तो मान चाहिए ना। और देखिए E1 E2 का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो चलिए हम मान को पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे I2 का मान दिया है 4 तो 4 हमने रख दिया। फिर से माइनस सॉरी I2 है ना, E2 है ना तो E2 का मान 8 है ना तो 8 हम रखेंगे, 8 हमने रख दिया। और फिर से E1 का मान दिया है 4 तो हमने 4 रख दिया। ठीक है, R का मान हमें मिल गया 8 तो 8 हम रख देंगे। फिर से I का मान 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, ये 8 हो गया। ठीक है, अब 4 एकम में 4 4 दूना 8 मतलब I का जो मान निकला ये 1/2 निकला। ठीक है, तो या तो आप I का मान 1/2 एम्पियर कह दीजिए या 1/2 न कहकर आप कह सकते हैं I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो दोनों आपका आंसर है।
ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है कितना आसान है। ठीक है, आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं इसको, केवल आपको फॉर्मूले इस तरीके से याद रखना है। तो देखिए ये आपका हो गया फॉर्मूला। वैसे भी हमने क्लास 12 का पूरे फिजिक्स का हमने फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कराया हुआ है, आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर रेगुलर आपको शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको वीडियो मिल रहा है, तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि सीरियस होकर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका कम नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए कि आप 80% से अधिक आपको नंबर प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हमने 3 न्यूमेरिकल आपको कराया है, 2 आपको 3-3 नंबर का कराया और एक ये है जो 5 नंबर का है। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा बहुत मेहनत लगा है, तो यदि आपको समझ में आया है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आपके लिए कुछ किया गया है, तो एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सीरियस होकर प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।